आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए प्रतिभागीगण, रिसोर्स पर्सन सभी का स्वागत है। शिफाली सिंह और निशांत बनर्जी को पिन कर लें, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन आपको साइन लैंग्वेज में वहां तक पहुंच सकेगी। जो भी वेबिनार का इंफॉर्मेशन होगी वो आपको साइन लैंग्वेज में पहुंच सकेगी। और ये इसीलिए स्पेशली ये दो इंटरप्रेटर्स रखे गए हैं कि जो डेफ पीपल्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चैलेंजेस इस पैंडेमिक में, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें फेस करनी पड़ी है। तो कृपया आप लोग उनको पिन कर लें। साथ ही इस कोविड-19 की जो महामारी है उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ साथ जॉब लॉस, मेडिकल केयर, खाने की समस्याएं, मेंटल हेल्थ पर सामान्य लोगों के साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग जन थे, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात अगर हम करते हैं, जो एसओपी कोविड-19 का जो एसओपीज है उसके जो मेजर्स थे, प्रोटेक्टिव मेजर्स, चाहे वो मास्क यूज करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड हाइजीन की जो बात हम कर रहे थे की जा रही थी, वो जो ये मेजर्स थे वो कोविड फैलाने के लिए, रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। लेकिन इनका पालन दिव्यांग जनों के लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ, चाहे उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने के कारण या फिर उनकी जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी थी, फिजिकल जो चैलेंजेस थे उसमें, वो भी उनको काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। साथ ही ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स थे वो का एक्सेसिबल फॉर्म में ना होने की भी बहुत सारी समस्याएं हुई। स्पेशली अगर हम बात करें डेफ लोगों की, तो चाहे उनको जो एसओपीज थी रिटन फॉर्म में, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स डेफ लर्नर्स में नहीं होती, डेफ पॉपुलेशंस में उतना अच्छी नहीं होती है, मैंने देखा है, और तो वो उसको रीड नहीं कर पाते थे, या जो भी हमारे इमरजेंसी नंबर्स थे उन पे वो वर्बल कैसे फोन से बात करेंगे, क्या करेंगे, ऑल दोज थिंग्स उनके सामने चैलेंजेस थे। चाहे ब्लाइंड पीपल्स अगर ले लें तो सोशल डिस्टेंसिंग और टच न करना, क्या टच करना क्या नहीं करना, कई ऐसे बहुत सारे ऐसी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी। और उनको भी जो इंफॉर्मेशन होती थी वो शायद वो रीडिंग, जो उनका एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर होता है, या हम लोग हमारे साथ नेगी सर जुड़े हुए हैं, आज बात करेंगे, तो स्पेशली ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो एक्सेसिबिलिटी थी वो बहुत ही मिस हुई इस ग्रुप के साथ। सामान्य लोगों के साथ इन लोगों को भी बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस, जो हमारे डेफ डिसेबल कम्युनिटी थी, डिसेबल लोग थे, उन लोगों को बहुत समस्याओं फेस करना पड़ा। आज के रिसोर्स पर्संस इन्हीं चुनौतियों पर हम लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे। मैं पुनः एक बार फिर से आज बताना चाहूंगा कि हमारे साथ ISL-RTC से श्री हरीश सोनी जी जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू। हमारे साथ राजेंद्र नेगी सर निपमेट से जुड़े हुए हैं, NIEPVD से, देहरादून से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हम अपने दोनों रिसोर्स पर्सन से अपेक्षा यही करेंगे कि वो बहुत जो इंफॉर्मेशन है, जो चैलेंजेस हैं इन सबकी, जो इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो चैलेंजेस थी कोविड-19 में जो हैं, और आगे फ्यूचर में वो कैसे उन चैलेंजेस से मीट करेंगे, उनको कैसे अपने एक्सेसिबल बनाएंगे, सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करना चाहूंगा। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए हमारे साथ आज हमारी रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मल वेलकम, उसको मुझे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो विद द परमिशन ऑफ रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हिमांशु दास जी, डायरेक्टर NIPVD, जो हमें समय समय से इतना व्यस्त होने के बावजूद भी हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस महत्वपूर्ण वेबिनार में मैं आपका CRC परिवार की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से, रिसोर्स पर्सन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, श्री हरीश सोनी जी, जो बहुत ही एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं।
आपका सर स्वागत है आज की वेबिनार में। हमारे सीआरसी परिवार की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से, हमारे निपमेट, हमारे पूरे ये हमारा जो विभाग है उसकी तरफ से, आपका भी विभाग ISL-RTC हमारे विभाग से ही जुड़ा हुआ है। तो पूरे परिवार की तरफ से, सीआरसी परिवार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज हम आपसे बहुत कुछ जरूर सीखेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे रिसोर्स पर्सन राजेंद्र नेगी सर हैं। मैंने राजेंद्र नेगी सर के साथ कुछ समय बिताया है। मैंने देखा है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम करने का जो उनके जो नॉलेज है, उनका जो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी पे जो कॉन्फिडेंस है, कमांड्स है, मैं सल्यूट करता हूं सर। आपका आज इस वेबिनार में आपका पुनः आपका स्वागत है। हम आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से मुझे इस बारे में आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराएंगे। साथ ही हमारे कार्यक्रम में हमारे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का भी, आइरिस मैडम का मैं स्वागत करता हूं। आज व्यस्तता के कारण वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई और बहुत किसी आवश्यक कार्यक्रम में वो बिजी हैं, इसलिए नहीं जुड़ पाई। मैं मैडम का भी स्वागत करता हूं। कार्यक्रम स्वागत की कड़ी को आगे बहुत न लेते हुए मैं यहीं पे इस कार्यक्रम को विराम दूंगा और आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं, आज के रिसोर्स पर्सन श्री हरीश सोनी जी, श्री राजेंद्र नेगी जी, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाता हूं। श्री हरीश सोनी सर, माइक टू ओवर सर। बिल्कुल, धन्यवाद कौशलेंद्र जी। सबसे पहले मैं सीआरसी सिक्किम का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम आज इतने अच्छे और इतने सुंदर टॉपिक और टाइटल पे रखा। इसके साथ में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है आइरिश मैडम, उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम के जो को कोऑर्डिनेटर है मनीष कुमार जी, उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथी रिसोर्स पर्सन राजेंद्र नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे साथ हैं और अपने विचार रखेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण है इस प्रोग्राम के लिए, हमारे सबके लिए, हिमांशु सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। काफी कुछ सीखा है मैंने उनसे, हिमांशु सर से। तो हिमांशु सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इतने अच्छे तरीके से सीआरसी को रन कर रहे हैं और इतने अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित करने में मार्गदर्शित कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का टॉपिक जो है वो एक्सेसिबिलिटी पे है। एक्सेसिबिलिटी क्या, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी पर है। तो मैं प्रयास करूंगा मेरे व्याख्यान के दौरान कि न सिर्फ आपको मेरा व्याख्यान और मेरा अनुभव मिले, जानने को मिले, बल्कि इससे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने कल ही सीआरसी सिक्किम को ईमेल के माध्यम से कोविड वीडियोस पर ISL-RTC के द्वारा बनाए गए, कोविड गाइडलाइन पर बनाए करीब 90 के करीब वीडियोस है। जो सारी इंफॉर्मेशन हमने साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है, वो सारा लिंक हमने दिया है जो पार्टिसिपेंट को आज इस प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद मिल जाएगा, ताकि आप लोगों के पास एक एक्सेसिबल मटेरियल चला जाए। कोविड से संबंधित फर्स्ट गाइडलाइन, फर्स्ट जो वेव आई थी उसका भी, और अभी जो सेकंड वेव आई इसमें भी हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो फर्स्ट के करीब 80 के करीब वीडियो है और अभी सेकंड वेव आई, नई गाइडलाइंस आई, उसके भी वीडियो मैंने लिंक शेयर कर दी, ताकि आपको व्याख्यान के साथ साथ एक मटेरियल मिल जाए, ताकि जो आज का हमारा प्रोग्राम है, जिसके जो उद्देश्य है, हम उसको अचीव कर पाए, ताकि आपके हाथ में एक मटेरियल हो। तो ये जो एक्सेसिबल मटेरियल है उसकी पूरी लिंक मैंने दे दी है। तो आप पूरा, जितने भी आपके बधिर समाज है या बधिर बच्चे हैं या बधिर मित्र हैं, उनको सबको आप ये शेयर करें ताकि एक्सेसिबल सूचनाएं उनके तक पहुंचे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आज ये भी प्रयास किया है और कल से मैं इस प्रयास में हूँ, मैंने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी की आपको लिंक दी है जो ISL-RTC द्वारा बनाई गई है। करीब 10,000 वर्ड्स हैं और 10,000 वर्ड्स में अलग अलग कैटेगरी के, लीगल, टेक्निकल, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर पहुंच जाएंगे। ये सारे वर्ड्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो इन सबको आप फैलाएं और यूज करें ताकि बच्चों को ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिले। ठीक है, अब मैं आज शुरू करता हूं। अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग एक्सेसिबिलिटी पर है। तो यदि मेरा PPT आप शेयर कर पाए कौशलेंद्र जी तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास है वो, तो मैं उसी पर आप अपनी बात रखूंगा। यदि मेरा PPT जो मैंने भेजा था यदि वो स्क्रीन पे आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने जो एक्सेसिबिलिटी की बात शुरू करी थी, तो बेसिकली हमको पहले समझना होगा कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। मतलब आप सब जानते हैं और आप बेहतर काम कर रहे होंगे, मेरा विश्वास है।
बस मैं आपसे अपना जो अनुभव है वही शेयर कर रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी को हमको देखने के लिए हमको 3 बातें बहुत देखना पड़ेगी। सोशल लेवल पर भी देखना पड़ेगी एक्सेसिबिलिटी को, एजुकेशनल लेवल पर देखना पड़ेगी और वोकेशनल लेवल पर देखना पड़ेगी। हर लेवल पर हमको एक्सेसिबिलिटी देखना पड़ेगी। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए हम यदि एजुकेशनल लेवल की बात करें, क्या बड़े बच्चों के एजुकेशनल लेवल पर हम एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यदि कुछ चीज है तो वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो क्या जो मटेरियल उनको दिया जा रहा है वो एक्सेसिबल है कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। तो उस समस्या का या उस बात को सही करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए और उसका समाधान करने के लिए ISLRTC ने NCERT के साथ एक MOU साइन किया है और हम 1st से 12th तक की जो NCERT की बुक्स हैं उनको साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसमें आपको बड़ा सुन के बड़ा हर्ष और गौरव महसूस होगा कि 1ली से 5वीं तक की, पिछले साल हमारा MOU हुआ था और 1ली से 5वीं तक की वो जो बुक्स हैं लगभग हमने वो ट्रांसलेट कर दी है और अगले 2 महीने में एडिटिंग वगैरह वैलिडेशन होने के बाद वो लॉन्च हो जाएगी। एक बड़ा चेंज जो है बड़ी बच्चों की शिक्षा में आएगा इससे, क्योंकि जो अभी तक मटेरियल नहीं था साइन लैंग्वेज में वो सारी बुक्स जो है वो अब आपको साइन लैंग्वेज में मिलेगी डिजिटल फॉर्म में, और वो NCERT अपने ई-दीक्षा के प्लेटफॉर्म पे और जो भी उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सब पे वो जारी हो जाएगा। तो एक बड़ी एक्सेसिबिलिटी की बात थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल बच्चों को मिले। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कही कि कोरोना काल है और हमने कहा कि NCERT की बुक्स जब मिल जाएगी बच्चों को तो वो बेहतर बच्चा अपने जिस भाषा में वो शिक्षण चाहते हैं उस भाषा में उनको मटेरियल मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बधिर बालकों के ज्यादातर शिक्षक मतलब बहुत ऐसे शिक्षक है जो साइन लैंग्वेज में उतने प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन वो सब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जब मटेरियल हाथ में आ जाएगा NCERT का उनके पास तो वो एक हथियार की तरह काम करेगा जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में बड़ी मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो ISLRTC ने उठाया, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें पूरी ISLRTC की टीम, हमारे जयेश सर, हमारे सेक्रेटरी मैडम, हमारा मंत्रालय, हमारा पूरा टीम जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इन सबके मिले जुले प्रयास से ये संभव हो गया। मैं आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीज है और जिसको आपको और बधिर बच्चों तक पहुंचाना है। दूसरी एक बात मैंने एक्सेसिबिलिटी के लिए जो ISLRTC काम कर रहा है वो था, अभी जैसे ही कोरोना काल आया तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज जो हमको मिला, हमको चुनौती मिली, वो ये थी कि जो इंफॉर्मेशन है या जो कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो जो है बच्चों तक या बधिर समाज तक या बधिर बच्चों तक जाए, ताकि उनको जो भी कोविड की गाइडलाइन है वो उनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिले। तो वो हमने उस पर काम किया और पिछले साल जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वेव में 80 वीडियोज हमने, जिसमें माननीय प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस थी, उनके जो सुझाव थे, उनके साथ साथ वो सारी गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी की गई, जो हमारे मंत्रालय द्वारा जारी की गई, वो सब हमने दिया। और अच्छी बात यह है कि ये सारी लिंक मैंने आपको कल ही CRC सिक्किम को दे दी है, तो वो आप तक जो है इस प्रोग्राम के दौरान, इसके बाद आप तक उसका लिंक शेयर हो जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छा एक मटेरियल आ जाएगा कि सारी गाइडलाइन जो है वो एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमने दी। ये सब बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आप तक जाए और आप उसको फैलाओ बधिर समाज के लिए, ताकि उनको बेहतर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन मिले। इसके साथ मैंने जैसी बात की कि हमको जब एक्सेसिबिलिटी देखना है, हमको एजुकेशनल एरिया, सोशल एरिया, वोकेशनल एरिया, हर एरिया पे एक्सेसिबिलिटी देखना है। तो इसके लिए हमने जैसे कहा कि हमने ISL डिक्शनरी बनाई, इसमें एग्रीकल्चर के टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, एकेडमिक टर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, टेक्निकल, ये सारे टर्म्स हमने सिलेक्ट कर 10,000 वर्ड्स की जो डिक्शनरी है, जिसकी भी लिंक मैंने भेज दी है कल, तो वो भी आपको शेयर हो जाएगी। साढ़े 10,000 वर्ड की डिक्शनरी आपको आज ही सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल जाएगी। तो कोशिश करें हम कि ये डिक्शनरी भी जो आप ISLRTC की जो द्वारा बनाई गई जो डिक्शनरी है वो भी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसका बेहतर यूज करें। मैंने बताया कि इसमें एकेडमिक टर्म्स हैं, एवरीडे टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी अलग अलग जो शब्द हैं, शिक्षा से संबंधित शब्द हैं, तकनीकी से संबंधित शब्द हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित शब्द हैं, मेडिकल, लीगल, ये शब्द जब जाएंगे तो वातावरण में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, तो जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 वर्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन नहीं से ये कुछ जो शब्द हैं वो इस फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट दे देगा। कोई लीगल फील्ड में काम कर रहा है, यदि कोई लीगल
कोई लीगल फील्ड में काम कर रहा है, कोई बधिर बच्चों को लीगल टर्म्स उससे कम्युनिकेट करना है तो वो थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। एजुकेशनल के लिए तो हम एनसीईआरटी का मटेरियल और डिक्शनरी भी अवेलेबल है हमारे पास, एकेडमिक टर्म्स जिसको हम बोल रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आज हमारे इन्वायरमेंट में जब जाएंगे तो हमारा समाज जो है वो जागरूक होगा, ताकि बधिर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल इन्वायरमेंट मिले। महत्वपूर्ण जो है कदम था ISLRTC का। इसके साथ मैंने कहा कि हम बेस्ट MP जो हमारा प्रोजेक्ट है, डेफनेस एम्पावरमेंट अवेयरनेस ऑफ फैमिली, डेफनेस जो हमारा प्रोग्राम है कि एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिलीज नेशन वाइड प्रोग्राम है हमारा ये। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बधिर बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाए और उनके लिए साइन लैंग्वेज उनको वो समझें, ताकि वो पेरेंट्स जो हेयरिंग पेरेंट्स, स्पेशली बधिर बच्चों के जो हेयरिंग पेरेंट्स है उनको साइन लैंग्वेज में हम ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने 3 राज्यों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है और आगे हम इस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट को। इससे जब पेरेंट्स साइन लैंग्वेज जान लेंगे तो ये घर में भी एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बधिर बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षा या सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो घर से ही होता है। तो यदि बधिर बच्चों के जो हेयरिंग पेरेंट्स हैं उनको यदि साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये बहुत बेहतर उनके लिए होगा। फिर यदि अब जैसे मैंने कहा कि इसके साथ साथ एक सोशल इन्वायरमेंट में और बदलाव लाने के लिए हमने DMRC का जो एम्प्लॉयज है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के जो फ्रंटलाइन एम्प्लॉयर्स हैं, हमने उनको भी ट्रेनिंग दी है। करीब 1000 के करीब एम्प्लॉयज जो है उनको साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी, ताकि जब बच्चे यदि मेट्रो में कहीं जा रहे हैं तो जो फ्रंट लाइन जो जहाँ पर उनको टिकट लेना है वहां पर उनको यदि थोड़ी बहुत भी वो साइन लैंग्वेज की स्किल जान लेंगे तो वो बधिर बच्चों को एक एक्सेसिबल इन्वायरमेंट, मेट्रो इन्वायरमेंट में भी दे पाएंगे। हमने ये भी करीब 1000 एम्प्लॉयज को हम ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के फ्रंट लाइन एम्प्लॉय हैं जो डायरेक्ट जो है कस्टमर जो यात्री है उनसे डील करते हैं। तो एक बड़ा चेंज हम सोसाइटी में ला रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा कि एक्सेसिबिलिटी को यदि हमें समझना है तो हमें सामाजिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक तीनों क्षेत्रों में, वोकेशनल, एजुकेशनल और सोशल, तीनों क्षेत्रों में एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब बच्चों के घर से के वातावरण को एक्सेसिबल बनाने से लगाकर उसके स्कूल जाने और फ्यूचर में यदि वो कहीं जॉब करता है तो उस वोकेशनल सेंटर तक को हमको एक्सेसिबल बनाने पर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े काम थे जो ISLRTC के मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि टॉपिक क्या है हमारा और टॉपिक को हम कैसे एक्सेसिबिलिटी इन क्लासरूम से मेरा तात्पर्य ये था कि हम क्लासरूम में कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, क्लासरूम को कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाने की विधि को हमको बढ़ाना पड़ेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमारा एक्सेसिबल हो। तो इन तीनों चीजों के लिए मैंने NCERT की बात करी कि वो जो बुक्स आ जाएंगे तो ये सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक टीचर का होता है, और टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो उन एक्सेसिबल मटेरियल को वो टीचर कैसे यूज करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि मटेरियल होता है लेकिन टीचर की भूमिका उससे कहीं ज्यादा होती है, और टीचर उनको कैसे यूज करे तो इस पर एक बढ़िया बात होती है कि टीचर कई प्रकार की क्लास में पढ़ाता है, टॉपिक्स उसके हाथ में रहते हैं, असेसमेंट करता है, वो पढ़ाने के पहले असेसमेंट करता है, पढ़ाने के दौरान असेसमेंट करता है और पढ़ाने के बाद असेसमेंट करता है। असेसमेंट वो उसके टॉपिक का करता है। बड़े बच्चों के संदर्भ में ये बात बड़ी देखी जाती है कि लिटरेसी पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। लिटरेसी मीन्स रीडिंग राइटिंग, और रीडिंग राइटिंग का बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि रीडिंग इज नॉट वोकलाइजिंग द साउंड, रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग का मतलब चीजों को, लिखित भाषिक चिन्हों को समझना होता है, न कि सिर्फ बोलना होता है। क्योंकि यदि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसको एज इट इज बोल देता हूँ, मैं उसका मतलब नहीं पता तो वो रीडिंग नहीं हुआ। फिर इस बात को, रीडिंग के असेसमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अभी तक जो हम ट्रेडिशनल टीचिंग करते हैं तो हम बच्चे से पढ़वाते हैं, चाहे हेयरिंग बच्चा हो या बधिर बच्चा हो, पढ़ो बेटा, हम देखेंगे कि आप कैसी रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि वही रीडिंग असेसमेंट हम साइन लैंग्वेज में उनसे रिस्पॉन्स लेके उनको साइलेंट रीडिंग कराएं, क्योंकि रीडिंग लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग ये 2 स्टाइल है रीडिंग की। यदि हम उनसे साइलेंट रीडिंग करवाएं और उन्हें कहें कि बेटा आप साइन लैंग्वेज में हमको बताओ कि आपने क्या पढ़ा, अपनी भाषा में बताओ, तो वो मेरे को लगता है कि ज्यादा एक्सेसिबल लैंग्वेज असेसमेंट होगा, लिटरेसी असेसमेंट होगा बच्चों का। ये बड़ी बहुत ही गहरी बातें हैं
जो हमको जानना है कि असेसमेंट भी हमारा जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। पढ़ाने का तरीके और पढ़ाने के बाद असेसमेंट करना, पढ़ाने के दौरान असेसमेंट करना और पढ़ाने के बाद असेसमेंट, पढ़ाने के पहले, पढ़ाने के बाद, तीनों टाइम हमको असेसमेंट करना है। यदि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि पहले जाने बच्चे को कितना आता है, पढ़ाने के दौरान जाने कि हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक चल रहा है या नहीं, तो उसको मॉडिफाई करें, और पढ़ाने के बाद। ये बहुत ही डीपली बात है। तो ये सब जो बात मैंने कही, ये बेसिकली क्लासरूम के अंदर की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए बात कही। अब थोड़ा सा अभी हमारे साथ राजेंद्र नेगी जी है, वो बहुत बढ़िया आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे। वेबसाइट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट पे भी हमारी कोई चीजें हैं, हमारा कोई, तो वो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। जो भी मटेरियल हो, यदि बड़ी बच्चों के लिए वेबसाइट हम चला रहे हैं तो हम कोशिश करें कि वो साइन लैंग्वेज में हो, ताकि उनके लिए वो मटेरियल एटलीस्ट आप हर चीज जो आपने कंटेंट डाला है उसके साइन लैंग्वेज में वीडियो डाल दो, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो बच्चे उसको साइन लैंग्वेज में समझ जाएंगे। फिर एक और मेरा एक ध्यान होता है कि फैमिली एनवायरनमेंट फैक्टर कैसा होना चाहिए, स्पेशली अभी कोविड के दौरान या कोरोना के दौरान फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो जनरली ये कहा जा रहा है, शब्द यूज किए जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, पर मेरा ऐसा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल एक्सेप्टेंस। क्योंकि जैसे ही हम सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज करते हैं तो एक मन में भाव आता है कि सामाजिक दूरी बनाओ। बिल्कुल भी सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ फिजिकल, दैहिक या शारीरिक दूरी बनाना है, लेकिन उसको सामाजिक स्वीकार्यता के साथ बनाना है। तो शारीरिक दूरी विद सामाजिक स्वीकार्यता, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल एक्सेप्टेंस, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात मैं सिर्फ बधिर बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं हर जन के लिए, सबके लिए बात कर रहा हूँ कि हम सबको सामाजिक दूरी नहीं, दैहिक या शारीरिक दूरी बनाना है सामाजिक स्वीकार्यता के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैमिली फैक्टर जो है जो में आएगा। कुछ मैंने सुगम्य भारत ऐप से मैंने कुछ गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस नहीं है, इसको मैं सजेशंस जो है वो मैं सुगम्य भारत से मैंने लिए हैं। कुछ सजेशन है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ सजेशन डाले हैं कि सभी जो कोविड की सूचना है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर जो भी साइन लैंग्वेज है उसको भी वही सब प्रिकॉशंस और सुविधाएं देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए जो हम एक पेशेंट को दे रहे हैं यदि उसके साथ कोविड पेशेंट के साथ हुआ है। फिर सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो भी अवेयरनेस जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ चलनी चाहिए। फिर कोई ऐसी एक हेल्पलाइन स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बनाने के लिए तो 24/7 जो है दिव्यांग बच्चों के लिए सूचनाएं दें उनको कोविड से संबंधित। और मैंने ये भी सुगम भारत ऐप पे देखा, जो एक सजेशन है उनके लिए उन्होंने दिया है कि सबको हमको जो है जो इंफॉर्मेशन दिव्यांग बच्चों के लिए बना रहे हैं, एडल्ट बच्चों के लिए बना रहे हैं, उसमें दिव्यांग बच्चों को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करके वो सूचनाएं हमको बनाना है, ताकि वो बता सके कि उनकी नीड क्या है। ऐसा होता है कि हम उनको जब तक शामिल नहीं करेंगे, हम उनके बारे में क्या उतना आकलन की फाइंडिंग की आवश्यकता है, उनको शामिल करना बहुत जरूरी है कोई भी हमारा प्रोग्राम हो। तो यही सब बातें मैंने कही थी। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना और शेयर करते हुए फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक अच्छी बात ये थी कि अवेयरनेस पे मैंने कहा कि जब एक्सेसिबिलिटी की बात होती है तो एक्सेसिबिलिटी ही एक गौरव और एक आत्मसम्मान देती है, मदद नहीं देती। आप 3 प्रकार का जनरली दृष्टिकोण समाज में होता है। एक वो जो जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है और दिव्यांगता के बारे में कुछ नहीं जानते, एक वो सोचते हैं कि हम मदद करें, और एक वो दृष्टिकोण होता है जो ये बताता है कि नहीं, हमें मदद नहीं, हमको एक सुगम्य वातावरण देना है, बच्चा खुद आत्मनिर्भर आत्मसम्मान से वो आगे बढ़े तब। और वो न सिर्फ बच्चे को दिव्यांग बच्चों को प्रेरणा मिले उससे, बल्कि सामान्य बच्चों को भी प्रेरणा मिले उनसे। तो वो उस लेवल पर हम एक्सेसिबिलिटी वर्क करता है। एक्सेसिबिलिटी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है, इसलिए एक्सेसिबल जो है हमको सूचनाएं देनी है। और इसी तरीके से हमने अवेयरनेस पे भी जो है बहुत काम किया। आपने 26 जनवरी की ISLRT 26 जनवरी की परेड देखी होगी, और उसमें आपने देखा होगा कि दिव्यांगजन विभाग द्वारा, हमारे मंत्रालय द्वारा, हमारे JS सर, सेक्रेटरी मैडम और सभी के मिले जुले प्रयास से ISLRTC ने एक जो है झांकी निकाली, और उस सांकेतिक भाषा जो कि हमारी
एक स्टूडियो या आईएसएलआरटीसी की कमरों और कंप्यूटर के कीबोर्ड के पद से उस हमारे देश की 26 जनवरी की परेड के गौरव पद तक सांकेतिक भाषा पहुंची, तो उस पर आप सभी का सहयोग मिला और वहां तक हमने पहुंचाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीआरसी सिक्किम को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतनी सारी बातें मुझे आप सभी के साथ शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद कौशलेंद्र जी। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशंस हम लोगों के साथ शेयर किया। मैं थोड़ा सा आपके साथ और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो पैंडेमिक था, कोविड-19 जो पैंडेमिक था, इसमें वास्तव में जो डेफ बच्चे थे, जो डेफ कम्युनिटी थी, उसको बहुत सारी कम्युनिकेशनल और इंफॉर्मेशनल जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ी वो बहुत ही अधिक थी। उसके कारण से वो लोग एकदम एक प्रकार से घर में लॉक हो गए, ऐसे लॉक हो गए कि जैसे कि लगता था जेल जैसा। मेरे बहुत सारे डेफ लोगों से मेरी बात हुई, आज मेरे साथ ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं वो लोग। वो मुझसे अक्सर उस दौरान बात करते रहे कि सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एसओपी क्या होगी वो हमको रीडेबल है नहीं, हम टेलीफोन से कैसे बात करें, कोविड मुझे हो जाता तो मेडिकल हेल्प हम कैसे लेंगे, या फिर हमें अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो हम अपना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कैसे बात करेंगे। ऐसे घर में भी क्योंकि वो दोस्तों के साथ रहते थे तो वो दोस्तों से कम्युनिकेशन किया करते थे, किंतु लॉकडाउन के दौरान वो घर में लॉकडाउन हो गए और जो पेरेंट्स से बात करते थे लिप रीडिंग के थ्रू, वो भी शायद मास्क यूज करने से वो लोग भी उस दौरान मास्क यूज के कारण से कम्युनिकेशन करने में उन्हें चैलेंज होने लगा। काफी डेफ एडल्ट्स का ऐसा हमें मैसेज आते रहे, ऐसे हमें बात करते रहे कि आजकल तो हम एक रूम में केवल अकेला हूं। और बहुत सारे जो डेफ लोग थे उनका मैसेज था कि सर हमको, हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, एक फोन है पेरेंट्स के पास है, हम अपने दोस्तों से कैसे बात करें। ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस इस दौरान हमने देखी और महसूस भी किया कि ये जो डेफ कम्युनिटी थी हमारी, इस पैंडेमिक में वो बहुत ज्यादा उन पर हैमरिंग हुई इसके दम, क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं। बहुत सारे ऐसे डेफ लोग जो जॉब अपना खो दिए, जिनके पास जॉब नहीं था बचा, या उनकी फैमिली को कैसे वो अपनी जीविका चलाएंगे, इन सभी समस्याओं को वो सामना किए। खैर, सर ने बहुत अच्छा इश्यूज पे बात किया। आईएसएलआरटीसी के जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर ने शेयर की है, हम सभी पार्टिसिपेंट्स को शेयर करेंगे। और बहुत अच्छा काम आईएसएलआरटीसी में हो रहा है डेफ लोगों के लिए, स्पेशली साइन लैंग्वेज के लिए। मैं बधाई देता हूं कि हमारे साथ सर रहे आज। साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे एक और रिसोर्स पर्सन, हम उन्हें बड़े रिस्पेक्ट से, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से हम उनको हमेशा वो करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनका जो एक्सेसिबल जो डिवाइसेस हैं, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट्स, एक्सेसिबल जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसपे सर का जो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत है। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र नेगी सर। सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें और हम लोगों, सभी लोगों, प्रतिभागियों को लाभान्वित करें। राजेंद्र नेगी सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया, मैं राजेंद्र नेगी NIPBD से, और मैं इस अवसर पर हमारे निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह के प्रोग्राम को अप्रूवल देते हैं। और समस्त ऑर्गेनाइजिंग टीम, जिसमें कौशलेंद्र सर, आयरिस मैडम और मनीष जी लगे हुए हैं, और भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और साथ ही साथ जितने भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो इस अवसर पर यहाँ आए। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं पहले अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूं। तो आज का जैसा कि थीम ही था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल एक्सेसिबिलिटी फॉर PWDs, है ना, इन कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक आया और वो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आया, तो ऑल ऑफ सडन आने के कारण से हम पहले से इसके विषय में कभी भी प्रिपेयर नहीं थे, ना हमने कभी देखा था अपनी लाइफ में। पहले भी महामारी आए थे, पहले भी आए थे, लेकिन इस समय जब हमारे लाइफ में आए तो हम पहले से इसके लिए इतने प्रिपेयर नहीं थे, पूरा सिस्टम प्रिपेयर नहीं था। और लॉकडाउन भी हमने पहली बार देखा,
गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्पशन मिलता है, ये भी पहली बार देखा। कई ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पशन दिया गया, वर्क फ्रॉम होम दिया गया, बहुत कुछ नए चीज हुए, बहुत कुछ इस बार सीखने को भी मिले और कई खट्टे मीठे अनुभव हुए इस बार। तो आज का जैसा कि टॉपिक ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी पर, तो मैं अपना जो अपना वक्तव्य है, जो अपना स्टेटमेंट है या आगे जो भी बोलने जा रहा हूं, वो केवल यहीं तक, इसी टॉपिक तक कन्फाइन करूंगा। वैसे तो एक्सेसिबिलिटी या टेक्स्ट बुक जैसे सोनी सर ने बता दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी चीजों ने बताया कि किस तरह से एक्सेसिबिलिटी हो रहा है, एक्सेसिबल बुक बना रहे हैं। तो ये सब समस्या तो थी और आगे भी अभी कब तक सही होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो इस दौरान और पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक से पहले भी समस्या है, आगे भी होगी, लेकिन पेंडेमिक के दौरान क्या क्या विशेष समस्याएं देखने को मिला और उसका क्या सॉल्यूशन है, मेरे विचार से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस दौरान विजुअली इंपेयर्ड किन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे टेक्नोलॉजी का। तो मेरा जो कन्फाइन टू द पेंडेमिक रहेगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभार ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, अगर हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करें तो वो हमें उसका जो सेक्शन 12(4) है ना, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 है, वो साफ साफ ये कहता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो। ये एक्ट कह रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी मर्सीफुल के नजरिए से देखना चाहिए, बल्कि हमें राइट बेस्ड अप्रोच पे चलना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा भी होगा मॉडल्स, जो है पहले मेडिकल मॉडल, ह्यूमन राइट्स मॉडल, अब बीच में सोशल मॉडल, फिर ह्यूमन राइट्स मॉडल। तो अब ह्यूमन राइट्स मॉडल एक राइट बेस्ड अप्रोच पर हमें अडॉप्ट करके चलना चाहिए। और कई बार कोर्ट्स ने भी इस पर एक्सेसिबिलिटी पर बहुत ध्यान दिया है और पार्लियामेंट ने भी एक्ट पास किया है और उसका सेक्शन साफ साफ ये कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हम देखेंगे किस किस तरह से था, क्या था, आगे चल के कहाँ प्रॉब्लम आई। हालांकि ये एक कोई डिवाइस का ट्रेनिंग सेशन नहीं है, तो मैं डिवाइस के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, केवल उसमें अपना विचार व्यक्त करूंगा किस तरह से काम कर रहे हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट। तो अब यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन से इस दौरान काफी यूज हुए। वैसे तो बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी होंगे, लेकिन जो मैं इस दौरान जो विशेषकर यूज किए गए उन पर ज्यादा फोकस करूंगा और ज्यादा लोगों ने यूज किया, और वो बहुत एसेंशियल असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे पॉपुलर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन को पढ़ने के लिए काम आता है। स्क्रीन में जो भी लिखा हुआ है, जैसा अभी मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहाँ पर अभी, तो जो भी स्क्रीन में लिखा है मैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ के फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसा जो टोटली ब्लाइंड पर्सन है, यानी कि जो एब्सेंस ऑफ विजन है जिसमें, वो पर्सन भी कंप्यूटर इजीली कर सकते हैं इन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके। विंडो बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जाज, एनवीडीए, नरेटर, ये पॉपुलर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे और होंगे और इसका काफी यूज करते हैं। इसके बताऊंगा बाद में लिमिटेशन किस तरह से होते हैं। और फिर उसके बाद एंड्रॉइड बेस्ड जो मोबाइल है आपके एंड्रॉइड मोबाइल में भी ऑलरेडी टॉकबैक जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी होता है और बस उसको एनेबल करना होता है। तो ये अच्छा है, गूगल का एंड्रॉइड का एक अच्छा प्रयास है जिसमें कि उन्होंने टॉकबैक बाय डिफॉल्ट दे दिया है। उसके अलावा और भी इसमें होते हैं। और iOS, एप्पल के फोन में भी, एप्पल के फोन बहुत कम लोग यूज करते हैं विजुअल इंपेयर्ड फील्ड में, काफी कॉस्टली है लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी और सबसे अच्छी है, ये बात अलग है। वॉइस ओवर जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है उसका उसमें इस्तेमाल किया जाता है और वॉइस ओवर जो है बाय डिफॉल्ट होता है। ये आप देखोगे विंडो में नरेटर बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन नरेटर उतना जो है पॉपुलर नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है, तो हम अलग से जॉज या एनवीडीए डालते हैं और इंस्टॉल करते हैं। और एंड्रॉइड और iOS में बाय डिफॉल्ट जो है ये टॉकबैक, एंड्रॉइड में टॉकबैक, और साथ ही साथ iOS में, यानी कि जो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल फोन है, आईफोन, उसमें जो है वॉइस ओवर बाय डिफॉल्ट होता है, आपको केवल एनेबल करना होता है ना। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अच्छी एक्सेसिबिलिटी दी है और इसका इस्तेमाल करते हुए
जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है टच स्क्रीन मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इसके जितने भी जो अपडेट्स हैं वो सब फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं नॉर्मली। साथ ही साथ TTS टेक्स्ट टू स्पीच ये एक एसेंशियल पार्ट होता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का। अगर उसमें टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है तो फिर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर बोल नहीं सकता, पढ़ के आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि जैसा आप समझ लीजिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मैनेजर का काम करता है, वो मैनेज करता है आप कौन सा कमांड दे रहे हो, उससे कितना बुलवाना है, वो जो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। उसके साथ जो अटैच्ड होता है TTS वो पढ़ के सुनाता है, वो टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि याद रखें टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम जो है वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, वो TTS करता है, टेक्स्ट टू स्पीच का काम TTS करता है और ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है। तो एक मैनेजर का काम करता है और एक बोलने का काम करता है ना। एक सिंपल भाषा में इसको समझे तो। इसके अलावा अगर आप देखोगे मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन लो विजन अगर एक्सक्लूसिव वे में यूज करना चाहें तो वो मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी में हम स्क्रीन मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ हम ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी में जैसा आपने देखा होगा आपके विंडो में भी मैग्नीफायर होते हैं, जैसे आप उसको ऑन करते हो आपका स्क्रीन बड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसी तरह से मोबाइल में भी होते हैं, आप जैसे ऑन करोगे आपका स्क्रीन जो है बड़ा बड़ा दिखाई देगा, सारे स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, और एट ए टाइम आपको कुछ ही आइटम अप डाउन। तो उसका इस्तेमाल करते हुए भी लो विजन इजिली मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो पॉपुलर है जैसा मैजिक है ना, विंडो का अपना मैग्नीफायर है, जूम टेक्स्ट है, जूम ऑन मैक है, यानी कि एप्पल के लिए भी है जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन नॉर्मली हार्डवेयर से एसोसिएट होता है। जैसा कैमरा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपका जो कैमरा है, मोबाइल का कैमरा है, उससे क्या हो रहा है, उससे ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर कर रहे हो, है ना, चाहे वो पर्सन को कर रहे हो, चाहे लिखा हुआ कर रहे हो, कुछ भी हो, या डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हो। तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपके मोबाइल में जैसा कोजी मैग्नीफाइंग ऐप है या और भी अन्य ऐप है, उनको अगर आप इंस्टॉल कर देते हो तो इजीली आप मैग्नीफाइंग करके कैमरा को यूज करते हुए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप बड़े बड़े आकार में लेकर उसको टेक्स्ट पढ़ सकते हो। इसमें पूरा स्क्रीन नहीं होता है, केवल वो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, जो ऑब्जेक्ट वाला एरिया है वहीं पर मैग्नीफाइंग होता है। इनमें कलर कॉन्ट्रास्ट की सुविधा भी होती है ना। मैग्नीफाइंग जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग या स्क्रीन मैग्नीफाइंग जो फैसिलिटी है, इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट की भी सुविधा होती है। जूम लेवल छोटा बड़ा करने का भी होता है, जैसे 2x 3x 2x 3x मतलब 3x मीन्स 3 टाइम बड़ा कर सकते हैं, 5x मीन्स 5 टाइम बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं इनमें होती है। इनका इस्तेमाल करते हुए लो विजन इजीली मैप, जैसा मान लीजिए कहीं का मैप देखना है, डायग्राम देखना है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो चलो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैप है या अगर अन्य डायग्राम्स है उसको इजीली देख सकते हैं अगर लो विजन है तो। और साथ ही साथ जो है अगर कोई इमेज में है, देखिए इमेज में तो टेक्स्ट होगा उसको नहीं पढ़ सकते हैं। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशंस ये है कि वो, जैसा मैंने कहा TTS टेक्स्ट टू स्पीच है ना, मैंने आपको बताया था अभी TTS टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच ऐसा मालूम चल रहा है टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, लेकिन इमेज हो तो क्या हो, इमेज को वो स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो इमेज, अगर इमेज में लिखा हुआ है कोई चीज, मान लीजिए इमेज में मीन्स आपने कोई कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल दिया, फिर उसका फोटो खींच के आपने किसी को भेज दिया व्हाट्सएप में, तो वो इमेज फॉर्म में है। साइटेड पर्सन पढ़ सकते हैं, लो विजन उसको बड़ा करके पढ़ सकता है कुछ हद तक, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड है, विजन एब्सेंस है, वो पर्सन उसको नहीं पढ़ सकता। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ सकता उसे, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में जो TTS है वो टेक्स्ट टू स्पीच है, इमेज टू स्पीच नहीं है। राइट, ये लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अलावा हम OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, जो भी इमेज में है टेक्स्ट, मान जैसा मैंने बताया कि एक ऑफिस नोट प्रिंट आउट निकाला, साइन कर दिया, उसके बाद में उसको भेज दिया, या इसी तरह के और भी चीज हो सकते हैं। व्हाट्सएप में भी इमेज में आ जाते लिखा हुआ, साइटेड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है कि वो
टेक्स्ट को हम OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी इमेज में टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में, ई टेक्स्ट में, और फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद पढ़ सकता है, क्योंकि TTS का काम ही है टेक्स्ट टू स्पीच। तो OCR हमारे लिए इस काम के आते हैं। तो एक बार और बता दूं आपको यहाँ पर कि OCR टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि केवल पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटीज के लिए ही काम आते हैं, ये साइटेड पर्सन भी यूज करते हैं। साइटेड पर्सन कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कोई ऑफिस नोट आया, 10-20 पेज का कोई नोट है, कोई भी नोट्स हो सकते हैं, अब उसमें अमेंडमेंट करना है, तो या तो आप टाइप कीजिए पूरा, या फिर आप OCR टेक्नोलॉजी से उसे कन्वर्ट कर दीजिए ई टेक्स्ट में, क्योंकि इमेज में तो आप अमेंड नहीं कर सकते हो। फिर आपको डायग्राम, ड्राइंग बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा ड्राइंग बनाते हुए, तो वहां प्रॉब्लम आएंगी। तो वहां पर अगर आप OCR टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट कर देते हो तो ऐसे में इजिली आप फिर ये मान के चलिए कि जब वो ई टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि आपने वो टाइप कर लिया है, और फिर उसको जहां जहां अमेंडमेंट करना है कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए या कोई भी अन्य नोट इस्तेमाल करते हुए या वर्ड पे जो भी आपको करना है उसका इस्तेमाल करते हुए आप इजिली उसमें जो है एडिट कर सकते हो। तो एक अगर ई टेक्स्ट में है तो वो साइटेड को भी फायदा हो रहा है, पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट को फायदा है, अदर डिसेबिलिटी को फायदा है, लेकिन इमेज में है तो काफी प्रॉब्लम होता है ना। तो आप समझ गए होंगे इमेज में टेक्स्ट होने से कितना नुकसान होता है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिया है डायग्राम के थ्रू, जैसा इनविजन AI में लेफ्ट में ब्लू कलर में लेफ्ट में जो है इनविजन AI है, ये भी एक ऐप है जिसमें OCR टेक्नोलॉजी है, कीबो है, और साथ ही साथ दिव्यानयन है, और फिर राइट लुकआउट और लेंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, दिव्यानयन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये बाकी जो फर्स्ट वो है ये पेड है अभी, लेकिन अच्छा OCR टेक्नोलॉजी है इनमें भी, और विजुअली इंपेयर्ड काफी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एंड पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, तो इसमें देखते हैं, इसमें मैं छोटा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन, जब पेंडेमिक आया तो ऑनलाइन एजुकेशन करने की जरूरत पड़ी विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। उससे पहले देखा जाए तो हम सोच नहीं रहे थे, कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, हमेशा क्लास वर्क एजुकेशन पर ही उन पर जोर दिया जाता था और जाता रहा है ना। तो इस पर हमने जैसे ही हमने क्या प्रैक्टिस किया हमारे इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमने, क्योंकि इमीडिएटली कोई चीज परचेज करना भी संभव नहीं था और हमें यह भी देखना था कि वो उन साधनों का हम इस्तेमाल करें जिसमें सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, है ना, सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, और कन्वीनियंट भी हो, एक्सेसिबल भी हो, और साथ ही साथ लोग फैमिलियर भी हो उसके साथ जहां तक हो सके। तो इसके लिए हमने फ्री रिसोर्सेस का यूज किया, और एक नहीं बल्कि 3-4 रिसोर्सेज यूज किए एक साथ, एक बंच बना के। अब क्यों किया मैं आपको बताता हूं, एक से भी हो सकता था, 2 से भी हो सकते थे। इसमें हमने गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल किया, आप भी यूज कीजिएगा, देखिएगा गूगल क्लासरूम में पूरा, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरी बात एक्सेसिबल भी है, और साथ ही साथ उसमें आप मटेरियल क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मार्क्स दे सकते हो। तो काफी मतलब क्लासरूम का काफी काम आप ऑनलाइन एक्सेसिव वे में, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, इसके थ्रू कर सकते हो। इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। और गूगल, क्योंकि हमें यहाँ सिक्योरिटी अलग से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब आपको ईमेल या आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि एंड्रॉइड फोन सबके पास है, हमारे विजुअली इंपेयर्ड के पास ज्यादातर एंड्रॉइड फोन है, और उसमें गूगल जीमेल का अकाउंट सबके पास होता ही है, तो उसी जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना है और कुछ नहीं है। तो ये भी हमारा सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम भी दूर हो गया। आपको पता था जूम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ऑफिशियल पर्पस के लिए जूम यूज ना करने की सलाह दी थी, है ना। तो सिक्योरिटी पे हमें देखना होता है। उसके अलावा व्हाट्सएप, देखिए हालांकि हम गूगल क्लासरूम में भी नोटिस भेज सकते थे, लेकिन हमने, क्योंकि शुरुआत थी हमारी और अभी भी चल रहा है, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया ताकि नोटिस भेज सके। जो भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, इमीडिएटली कोई नोटिस भेजना है, तो वो हम, या कोई हमें लिंक भेजना है, आज का मीट का लिंक भेजना है कि आज चलो क्लासरूम में आ जाओ भाई, तो ये सब हमने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया क्यों किया? क्योंकि ये बहुत फैमिलियर है और सब लोग पहले से यूज कर रहे हैं। आप गूगल क्लासरूम में एक बार के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे रेगुलरली, लेकिन व्हाट्सएप में आप रेगुलर जाएंगे, देखेंगे भाई किसका मैसेज आया है। जब औरों का मैसेज देखेंगे तो ये भी देख लेंगे जो हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में। तो इजिली, कन्वीनियंटली आपको जो है, और एक्सेसिबल भी है व्हाट्सएप, और फैमिलियर भी है, और हमें हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वो व्हाट्सएप में थे। उसके बाद हमने यूज किया गूगल मीट। भाई केवल क्लासरूम से काम नहीं बनता, केवल नोटिस भेजने से काम नहीं बनता, हमें
फेस टू फेस आना भी जरूरी था ऑनलाइन, ताकि कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो सामने सामने सॉल्व किया जा सकता है, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमने गूगल मीट का इस्तेमाल किया। ये भी एक्सेसिबल है, आज भी गूगल मीट से ही हो रहा है ना। उसके बाद हमें अगर कोई चीज प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो हमने कोई मटेरियल बनाना है, यूट्यूब सर्विस हमने इस्तेमाल किया, यूट्यूब का इस्तेमाल किया। और आप हमारी वेबसाइट में जाओगे nivh.gov.in, वहां पर हमारे टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए जो है यूट्यूब में अपलोड किए गए आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। विजुअली इम्पेयर्ड को भी, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी, और जो ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड भी, वर्ड, एक्सेल, इस तरह के, और जो स्कूल से रिलेटेड मटेरियल भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में भी जो प्रोटोकॉल्स थे उसके बारे में भी वहां पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब में उसमें अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक वहां पर शेयर कर दिया गया है nivh.gov.in इस वेबसाइट में। तो इस प्रकार से हमने अपने क्लास को सुचारू ढंग से चलाया और आज भी चला रहे हैं। अब देखिए, अब आप सोचोगे बहुत कुछ है, पहले से है, यूज कर रहे हैं, इतना कुछ है, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ चैलेंजेस हो सकता है ना। चैलेंजेस जब इतना है तो चैलेंजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस आ ही जाते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी से हट के बात करें तो टीचिंग में और बहुत सारे जगह चैलेंजेस हैं, है ना। जो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट में ही चैलेंजेस है। सोशल डिस्टेंसिंग खुद में चैलेंजेस है, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकते हैं। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गए तो फिर विजुअली इम्पेयर्ड को, जैसा कहीं पर जाते हैं, अगर उसको असिस्ट करके ले जाते हैं, कभी रोड क्रॉस कराते हैं अनजान जगह पर, तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मेजर चैलेंजेस बात करूंगा, और जो आज का थीम है उसी पर बेस्ड चैलेंजेस की बात करूंगा। तो इसलिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक टू कोविड-19 और आईसीटी से रिलेटेड चैलेंजेस पर ही बात करूंगा आज। तो सबसे पहले मैंने नोटिफाई किया कि एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस हमें बहुत देखने को मिला। हालांकि गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास किया, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अपनी तरफ से उसको अल्टरनेटिव वे में कन्वर्ट करके, ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको दिया है। तो इस तरह के काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी एक चैलेंज के रूप में विजुअली इम्पेयर्ड रूप में आया है। सबसे पहला चैलेंजेस अगर देखने को मिला वो है लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द ऑफिस। अब लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन यानी कि ऑफिस में डिजिटलाइजेशन ना होने के कारण से, मैनुअल प्रोसीजर होने के कारण से काफी जो है एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आए हैं। अब देखिए, आप लोग, कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है, आप आराम से उसमें टाइप करते हो, सब कुछ करते हो, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें जो है, जब आप सर्कुलेट करते हो तो क्या करते हो, प्रिंट आउट निकाल देते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के सर्कुलेट करते हो। अब जैसे ही प्रिंट आउट निकाला तो वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सर्कुलेट करने के लिए आपस में कनेक्टिविटी ही नहीं है। जो कनेक्टिविटी होना चाहिए था ऑफिस में, पूरी तरह से डिजिटलाइज होना चाहिए थी, सारे काम, सब कुछ, लीव अप्लाई करना है या कुछ भी करना है, वो उसी में होने चाहिए थे। वो कुछ भी नहीं है नॉर्मली, बहुत सारे ऑफिस में नहीं है, कुछ ऑफिसेस में है, कुछ ऑफिसेस में है, लेकिन कई ऑफिसेस में नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे, आप अपने ऑफिस में भी चले जाइए, वहां भी इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट में भी जो बड़े बड़े सिस्टमेटिक रूप में चल रहे हैं उनमें है, बाकियों में अवेलेबल इस तरह से नहीं है। तो ये डिजिटलाइजेशन की जो कमी है वो एक चैलेंजेस के रूप में उभरा है पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, और इससे एक्सेसिबल इन्वायरमेंट को बनाने में असुविधा हुई है। मैनुअल प्रोसेस को अडेप्ट करना पड़ा है, और अभी भी चल रहा है। फाइल चलती है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल जा रही है, वो भी पेपर में प्रिंट होकर। अब उसको विजुअली इंपेयर्ड कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये, और इसके कारण से और भी चैलेंजेस हैं, आगे फिर हम देखेंगे। हाँ, इससे क्या हुआ, इनएक्सेसिबल डॉक्यूमेंट। इस दौरान देखने को मिला कि डॉक्यूमेंट कई जो सर्कुलेट हो रहे थे, पब्लिक डॉक्यूमेंट, स्पेशली पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, वो सर्कुलेट हो रहे थे, वो भी इनएक्सेसिबल थे। कई डॉक्यूमेंट्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि एनआईपीबीटी ने ऑडियो में कन्वर्ट किया उसे पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली इनएक्सेसिबल है। मैंने कहा ना, प्रिंट आउट निकाल के उसको फिर आप ऑनलाइन डाल देते हो या कहीं पर भेज देते हो उसमें, तो प्रिंट आउट निकालेगा तो वो इमेज फॉर्म में है, भले उसका फोटो खींच दिया, फोटो खींच के भेज दिया व्हाट्सएप में, चलो व्हाट्सएप में आपके पास आ गया, लेकिन है तो वो इनएक्सेसिबल फॉर्मेट में। तो इसी प्रकार से एसओपी, अब एसओपी इस दौरान बहुत निकले। कई लोगों को तो इसी समय मालूम चला होगा कि एसओपी कुछ होता है, क्योंकि पेंडेमिक के समय एसओपी सुनते सब खड़े हो जाते, कान खड़े हो जाते थे, क्या निकला एसओपी भाई, सब जानने के लिए उत्साहित होते थे।
तो एसओपी है और भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पेशली मैं कहूंगा जो हिंदी में टाइप होते थे या अदर रीजनल लैंग्वेज में होते थे वो इनएक्सेसिबल थे। इंग्लिश के तो कुछ फिर भी एक्सेसिबल थे, लेकिन विशेषकर जो हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में है वो इनएक्सेसिबल थे। ऐसा होने का एक कारण ये भी है कि वो जो टाइप करते थे, जिन लैंग्वेज में टाइप करते थे, जिस फॉन्ट में टाइप करते थे, वो यूनिकोड बेस्ड फॉन्ट नहीं होता था। वो यूनिकोड बेस्ड फॉन्ट ना होने के कारण से हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उसे नहीं पढ़ पाता है, और इस कारण से जो है फिर विजुअली इंपेयर्ड को एक चैलेंज का फेस करना पड़ता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनइफेक्टिव वर्क फ्रॉम होम, इस पर बोलने पर लोग कतराते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, इनइफेक्टिव वर्क फ्रॉम होम, मैं एग्जाम्पशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पशन करना समय की परिस्थिति था और समय के अनुसार बहुत ही अत्यंत आवश्यक था। अगर एग्जाम्पशन नहीं देते तो ऑफिस में भीड़ बनी रहती या कार्य क्षेत्र में भीड़ बनी रहती, तो वहां कोविड-19 फैलने का बहुत डर था। तो एग्जाम्पशन बहुत जरूरी था, वो दिया गया। लेकिन क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं, हमारे यहाँ पर या कहीं और भी प्रॉपर डिजिटलाइजेशन ना होना और एक्सेसिबल फॉर्मेट में ना चलना, मैनुअल प्रोसेस को अपनाना, इसके कारण से जो वर्क फ्रॉम होम है वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। अब आपने घर में तो बैठा दिया, वो ठीक है, अच्छी बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये कहा वर्क फ्रॉम होम करो। चलो कुछ सर्टेन ग्रुप है, जैसे टीचिंग ग्रुप है, टीचिंग ग्रुप ने तो ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दिया, लेकिन जो क्लरिकल में है, विजुअली इंपेयर्ड या मैनेजमेंट में है, वो अपने फाइल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। भाई नया तो कुछ शुरू नहीं करेगा ना, उसी फाइल को तो एक्सेस करेगा आगे। जो काम जो पेंडिंग है फाइल है उसी को तो आगे बढ़ाएगा, और फाइल उनके टेबल में पड़ा हुआ है या उनके अलमीरा में पड़ा हुआ है। तो एक तरह से, और दूसरी इस कारण से वो एक्सेस ना कर पाने से हुआ क्या कि एक तरह से आइसोलेशन वाला फील होने लग गया। कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन अगर 1 महीने 2 महीने आप कितना दिन अंदर रह सकते हो, तो एक आइसोलेटेड फील होने लगा। ऐसा लगा कि यार इस दौरान, ऐसे रिस्क के दौरान जो है डिजिटलाइजेशन ना होने के कारण से, हम अपने ऑफिस को डिजिटली एक्सेस ना कर पाने के कारण से हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से पहले कर पा रहे थे उस तरह से हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए जो प्रोत्साहित करने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हो पाया, और एक आइसोलेशन सा फील हुआ, ऑफिस से बिल्कुल हट के रहे। तो ये इसलिए नहीं कि हम में या पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं था। केवल ऑफिस की बात नहीं, और भी जगह, बहुत सारे जगह पर इस तरह के माहौल उत्पन्न हुए हैं। पॉलिसी / इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस, देखिए पॉलिसी में भी चैलेंजेस था, है ना। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ पॉलिसी में रिलैक्सेशन नहीं दिया। मैंने कहा ना आपको, एग्जाम्पशन का दिया और वर्क फ्रॉम होम कहा, ठीक है वो इनइफेक्टिव रहा, लेकिन फिर भी कहा जरूर करने के लिए दिया, पॉलिसी में छूट दी। लेकिन फिर भी अभी भी जो, क्योंकि मैं यहाँ पर आईसीटी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो आईसीटी की जो एड्स एंड अप्लायंसेस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूंगा। तो जो हमारे एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस है वो अभी भी कैंप लगा के या इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, केवल अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया में चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो सॉरी, ऐसे में उनको वेट करना पड़ेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, जब तक वो दोबारा इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते, तब तक उनको किसी प्रकार का डिवाइस नहीं मिलेगा। और आपको पता ही है आजकल जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल बेस्ड हो रहा है। तो जब एड्स एंड अप्लायंसेस में मोबाइल बांटने की सुविधा है, मोबाइल देने की सुविधा है, तो क्यों ना उनको अभी दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन ना होने के कारण से, रिजिडिटी होने के कारण से, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण से पॉलिसी में एज पर द सिचुएशन, ये विजुअली इंपेयर्ड को एक चैलेंज के रूप में देखने को मिला है, और समय पर उनको सामान नहीं मिला, जिसके कारण से कई लोग जो डिवाइस नहीं ले सकते थे वो अपने ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा देखिए एक और जो मुझे देखने को मिला, एसेंशियल आइटम। देखिए एसेंशियल आइटम की जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेरा इसमें है, एसेंशियल आइटम की जो हम बात करते हैं तो हम उसमें खाने पीने और मेडिसिन तक सीमित रह जाते हैं, या जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, डेली की जो चीजें हैं, उन पर सीमित रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपनी सोच बढ़ानी होगी और पॉलिसी में थोड़ा सा दायरा एक्सपेंड करना होगा। हमें मोबाइल, लैपटॉप जैसे जो गैजेट्स हैं और रिपेयरिंग सेंटर, उसके रिपेयरिंग सेंटर, इनको भी एसेंशियल आइटम में की जो कैटेगरी है उसमें डालने होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना।
तो क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो साइटेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो लेकिन ऑनलाइन काम करते करते आपका गैजेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहां जाओगे भाई? आपका ऑनलाइन काम करना तो खत्म हो गया। कईयों की जो अर्निंग है वो अफेक्ट होंगे इससे, जो अर्न कर रहे थे ऑनलाइन काम करके वो अफेक्टेड होंगे, क्लासेस अफेक्ट होंगे। और आपको पता ही है जो हमारे भविष्य हैं, आज जो बच्चे हैं कल के भविष्य हैं, आज जितना दिन हम उनके क्लासेस रोकेंगे उतना ही हमारा भविष्य डिले होगा। तो और भविष्य किस पर टिका हुआ है आजकल? ऑनलाइन गैजेट्स पर टिके हुए हैं। जितने भी ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है या और भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर टिके हुए हैं। एक काम सरकार ने अच्छा किया कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह के जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है उसको प्रमोट किया और उसको नहीं रोका इस बार। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेरा अभी कोई लैपटॉप खराब हो जाता यहाँ आने से पहले, तो मैं नया खरीदने का सोचता, लेकिन नया तो 4 दिन बाद आता, इमीडिएटली कैसे ठीक होता वो? और ठीक नहीं होता तो या तो मैं दूसरा किसी लैपटॉप की तलाश करता या फिर प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा हमें अपनी सोच की दायरे को चेंज करें और पॉलिसी में थोड़ा सा उसके एक्सपेंड करें, उसको पॉलिसी को एज पर द सिचुएशन, जो मेरा सोचना है। आज चलते हैं सॉल्यूशन। कहीं आप ये मत बोलो कि भाई प्रॉब्लम बता के चले गए, तो जो मेरे अनुसार, मेरे विचारों में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। टाइम निकला जा रहा है, मैं जल्दी करता हूं इस पर। इंस्टॉलेशन ऑफ ई ऑफिस, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा ई ऑफिस ना होने से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन ना होने से कैसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ई ऑफिस, मेरा ये मानना है, मेरा समझना है कि गवर्नमेंट को अब इस पेंडेमिक सिचुएशन से सबक लेना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको सबक लेना चाहिए और ई ऑफिस जितना जल्दी पॉसिबल हो इंस्टॉल करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रेनिंग करा के उसमें कंटिन्यू करना चाहिए सारे प्रोसेस। और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीपीएन कनेक्शन के थ्रू आप घर में बैठ के भी ई ऑफिस को एक्सेस कर सकते हो और काम बाधित नहीं होगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी और साइटेड पर्सन का भी। अगर साइटेड भी क्लर्क है, मान लीजिए क्लरिकल जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में साइटेड, फाइल उसका ऑफिस में है, कैसे कर पाएंगे? तो सभी के लिए फायदेमंद है, केवल डिसेबिलिटी के लिए नहीं। जो चीज पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सोचा जाता है उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी को भी फायदा होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए अलग से सोचा जाए, उसी में दोनों के लिए सोचा जाए तो बेहतर है ना। ये मैंने बताया कि भाई एड्स एंड अप्लायंसेस पोस्ट प्रोवाइड करने चाहिए लॉकडाउन के दौरान भी, जो पेंडेमिक में स्पेशली लॉकडाउन के दौरान भी प्रोवाइड करने चाहिए। किसके थ्रू? या तो पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करें, अगर आपने परचेज कर लिया तो पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करें, या फिर उनको जो भी स्टिपुलेटेड अमाउंट है, पैसा है, वो दे दिया जाए उनको ताकि वो खरीदें, है ना। इसके लिए पूरा नॉर्म बनाएं कि किस तरह से दिया जाए, क्या दिया जाए। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसानों को उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब वहां हो सकता है, उनकी सोच एक आगे निकल सकती है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी फील्ड में सोच आगे क्यों नहीं निकल सकती? ये इस बारे में पॉलिसी मेकर को सोचना होगा और गहराई से सोचना होगा। इसके लिए एक प्रॉपर एसओपी बनाने होंगे और ताकि प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर सके। और मैं तो कहता हूं केवल पेंडेमिक अवस्था में नहीं बल्कि आगे भी ये चले तो बहुत अच्छा है, ताकि वो अपने नीड के अनुसार आफ्टर सेल सर्विस को देखते हुए, उनके एरिया में किसकी सेल सर्विस अच्छी है आफ्टर सेल सर्विस, उसको देखते हुए अपने मोबाइल या अदर गैजेट्स खरीदें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ही ना चले, आवश्यकता के अनुसार अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। देखिए, जो टू डिलीवर द इंस्ट्रक्शन है ना इन अ डिस्क्रिप्टिव वे फॉर बेटर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बेटर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन डिलीवर करते हैं ऑनलाइन, हालांकि देखिए ये तो टीचिंग का एक वे ऑफ टीचिंग का जो है टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको आईसीटी में ले लिया है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन डिलीवर हो रहे हैं लेक्चर। तो उसमें क्या होता है, जैसे यूट्यूब में आप देखते हो, आप गौर करके देखना, आज तक नहीं देखा होगा तो आप ध्यान से देखना। यूट्यूब में टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हो मान लीजिए, या कोई और चीज पढ़ा रहे हो, तो मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, एक्सेल पढ़ा रहे हो। एक्सेल पढ़ाते पढ़ाते आप बीच में क्या बोल देते हो, या कोई भी जो आप यूट्यूब देखोगे यूट्यूबर क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर एक्स लिखो। जैसा मैंने मान लो यहाँ पर है, मैं देखिए माउस ले जा रहा हूँ, माउस में ऊपर ले गया हूँ, माउस कर्सर ले गया हूँ, तो अगर मैं बोलूं कि टॉप में आपको पावर पॉइंट में टॉप में जो हेडर है, हेडिंग है, वहां पर सॉल्यूशन या हेडिंग लिखना चाहिए, ऐसा बोलूं तो विजुअली इंपैक्ट समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं
मैं कर्सर ले जाऊं और ये बोलूं कि यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए। अब विजुअली इंपेयर जो आधे घंटे से 1 आवर से आपका लेक्चर सुनते आ रहा है, यहां जाकर उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन खराब हो जाता है, टूट जाता है ना। यहां आकर उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है यहां कहां पर बोल रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना कोई भी ट्यूटोरियल डेवलप करें तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो डिस्क्रिप्टिव वे में हो, ताकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपका जो टीचिंग है वो सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्टिव वे में दें, आप अपने ट्यूटोरियल खुद देख लें कि क्या सबके लिए ठीक है या नहीं। देखिए, तो ये मेरा सॉल्यूशन मैंने कुछ बताया। साथ ही साथ आप देखो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ही सेक्शन 8 सब क्लॉज या सब सेक्शन 3, इसको आप देखोगे, इसको आप पढ़ोगे तो उसमें एक सेक्शन है जो मैं बता चुका हूं, 8 सब क्लॉज 3 सब सेक्शन 3। उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इस एक्ट में तो नहीं, वो एक्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आरपीडी एक्ट ने इसमें जो है उसको समाहित किया है, इसके बारे में कहा है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में, सब सेक्शन 3 में। उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है अपने डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको रिस्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो देंगे। अब ये कितना एग्जीक्यूट हो पा रहा है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अब तक नहीं मिला। मैं खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी हूं, ना तो मेरे पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग आए और ना ही मेरा इंफॉर्मेशन लिया। हो सकता है इंस्टीट्यूट से लिया हो तो बात अलग है, राइट। हो सकता है इंस्टीट्यूट से लिया हो, मुझे पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर इसको फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो हमारे मुखिया होते हैं, डीएम साहब, अगर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और तुरंत हमें सॉल्यूशन मिलने में भी एक कन्वीनियंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बताया कि एसओपी इनएक्सेसिबल है। अब भाई एक पर्सन की पहुंच राज्य तक तो उतना चीफ सेक्रेटरी तक तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो बताएंगे, लिखेंगे, उसके बाद सुनेंगे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अगर ये हमारे संपर्क में होते तो हम यहाँ तक पहुंचाते, और इनका संपर्क सबसे होता है क्योंकि डिजास्टर के बारे में, रिस्क के बारे में इनको काम करना होता है, तो इजीली कन्वीनियंटली हमारी बात वहां पहुंच जाती और उसमें हो सकता है तुरंत करेक्शन भी हो जाता, क्योंकि वहां भी लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता हूं, इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मैनेज करने में प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, किसी की भावनाओं में प्रॉब्लम नहीं है, काम करने की क्षमता में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो अवेयरनेस है उसमें वहां पर प्रॉब्लम है, अवेयरनेस ना होने की प्रॉब्लम है। ये तो था ही था। उसके अलावा थोड़ा सॉल्यूशन में थोड़ा सा बैक आता हूं, मेरे से एक था, देखिए आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम 3 to 6 मंथ की ट्रेनिंग, आईसीटी में ट्रेनिंग किया सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग किया हुआ पर्सन ही हमारे जॉब में उसका डिमांड होनी चाहिए। किसी भी आरआर में, आरआर मींस रिक्रूटमेंट रूल, इसमें ये प्रोविजन हो जाना चाहिए कि कम से कम उसे 3 से 6 महीना का कंप्यूटर या आईसीटी जिसे हम कहते हैं वो ट्रेनिंग किया हो, जिससे कि आगे चल के वो मुझे एज ए टूल्स के रूप में, आईसीटी को एज ए टूल्स के रूप में, नॉट एज ए प्रोफेशन, एज ए टूल्स के रूप में यूज कर सके अपने जॉब में। क्योंकि ज्यादातर हम टूल्स के रूप में आईसीटी को यूज करते हैं, प्रोफेशन के रूप में जो आईटी में होते हैं केवल वही यूज करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं वो टूल्स के रूप में यूज करते हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। जब अचानक पेंडेमिक हुआ तो जिन लोगों को आईसीटी नहीं आते थे उनको बहुत दिक्कत हुई इस दौरान। तो ये पहले से हो और आगे चलकर इसमें ट्रेनिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, इंक्लूड द इंपॉर्टेंस ऑफ ई एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज ई एक्सेसिबिलिटी में है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ई एक्सेसिबिलिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको ई एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट बना दो, मैं ये कह रहा हूं कि उनको ई एक्सेसिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या होता है वो केवल
पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों के बारे में एक पूरा उनके सिलेबस में वो टॉपिक होना चाहिए, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, और या फिर कोई भी टीचर हो। जिन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है किसी भी मोड से, उनको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जैसा मान लिया आईएएस एकेडमी है, तो आईएएस एकेडमी जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां भी इंपॉर्टेंस ऑफ ई एक्सेसिबिलिटी पर जोर देना चाहिए, एक टॉपिक वहां भी इंक्लूडेड होना चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं है, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि फ्लेक्सिबल वे में काम कर सके। देखिए, प्रमोट द आईसीटी को प्रमोट करना चाहिए एज ए टूल्स, मैंने कहा ना, नॉट एज ए प्रोफेशन, एज ए टूल्स भी प्रमोट करना चाहिए। एज ए प्रोफेशन तो आप प्रमोट कीजिए, वो तो सब्जेक्ट के रूप में कर ही रहे हैं। मान लीजिए आईसीटी एज ए सब्जेक्ट है 11th-12th में या उससे नीचे, तो वहां तो टीचर है ही है, लेकिन जहां पर एज ए टूल, जैसा पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए जो स्कूल होता है, जिसको हम नॉर्मली ब्लाइंड स्कूल कह देते हैं, उसमें परमानेंटली एक पोस्ट होने चाहिए आईसीटी के लिए, जो कि टूल्स के रूप में एक्सेसिबिलिटी के लिए, जो कि एक विजुअली इंपेयर्ड को एनेबल करेगा। देखो, एनेबलिंग करना और एज ए प्रोफेशनली एडेप्ट करना दोनों अलग अलग चीजें। अगर आपको प्रोफेशनली एडेप्ट करना है तो आपको पूरा डीपली सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आईटी का जावा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एनेबल करना है ताकि वो प्रेजेंटेशन कर सके, अपना ट्यूटोरियल पढ़ सके, कुछ और कर सके, उसके लिए आपको एनेबल करना होगा उसको। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई, आई एम एनेबलर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। थर्ड क्लास से ही, है ना, थर्ड क्लास से ही आईसीटी यूज करने के लिए प्रमोट करें, उनको प्रोत्साहित करें, तो इसमें बेटर होगा। आपने देखा होगा विजुअली इंपेयर्ड स्कूल में या दिल्ली गवर्नमेंट में, आपने देखा होगा कहीं भी आईसीटी से रिलेटेड, कोई एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड किसी भी टीचर को अपॉइंट नहीं करते हैं रेगुलर फैकल्टी के रूप में। तो जब अपॉइंट नहीं करते हैं तो कौन यहाँ कैरियर बनाएगा? तो ऐसा कोई कैरियर यहाँ बनाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, कोई बैंक में जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, लेकिन एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी यहाँ है ही नहीं। तो और बहुत अत्यंत आवश्यक है, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए इसके लिए, ताकि आगे चलकर हम इंडिपेंडेंटली काम करने की क्षमता डेवलप कर सके, है ना। तो इसलिए जो है इन सब चीजों को मैंने समायोजित करने का प्रयास किया है। इन सब चीजों को लेकर अंत में मैं यही कहूंगा कि भाई, डिसेबिलिटी इज नथिंग, इट इज अ लिमिटेशंस ऑफ एबिलिटीज। डिसेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, जहां लिमिटेशंस ऑफ एबिलिटीज हो गया वहीं पर डिसेबिलिटीज हो गया। इसलिए मैंने कहा ना, एक्सेसिबिलिटी साइटेड, जो भी साइटेड पर्सन है उसके लिए भी जरूरत होती है। जैसा ई टेक्स्ट है, ई टेक्स्ट में वो अमेंडमेंट कर सकता है, इमेज में नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वही चीज फिर विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी काम आ जाता है। इन सब चीजों के साथ, इन सब बातों के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं समस्त टीम को, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, स्पेशली कौशलेंद्र सर जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया इस चीज के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी जो ऑर्गेनाइज पूरा मेंटेन कर रहे हैं, आरिस मैडम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर। सच में हमने आपसे इसीलिए कांटेक्ट किया था कि अगर ये चैलेंजेस सही में, अगर किसी को वास्तव में किसी को रियलाइज है, किसी को उसकी अनुभूति है, या इस एक्सेसिबिलिटी जो मिस हो रही है इसके बारे में वास्तव में अनुभूति अगर है, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है या जिसमें ऐसी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें ही है। और आप इसके वास्तव में रोल मॉडल हैं। हमें पता है सर, आपको भी चैलेंजेस है, लेकिन उसमें भी आप न्यू इनोवेशंस किया, लोगों को अवेयर किया है, लोगों को ट्रेंड किया है इस सिचुएशंस में। तो नेगी सर, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आज आपने अपने सेशन में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी जो एक्सेसिबल बनाने के लिए थी, उपयोगी थी, उनके बारे में हमसे चर्चा किया है। क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या सोसाइटी, आपने उसके बारे में हम लोगों को बताया। क्लासरूम में एक्सेसिबल बनाने की बात हमसे कही, ऑफिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, डिजिटलाइज करने के पर आपने बहुत फोकस किया। और इस पैंडेमिक में जो एसओपीज वगैरह, जो गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट्स या जो रूल रेगुलेशंस जो आ रहे थे, उनको गाइडलाइंस, उनको एक्सेसिबल बनाने की बात कही, क्योंकि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे थे। वास्तव में अगर हम कहें तो कोविड-19 पैंडेमिक ने जो सामान्य लोगों के जो लाइफ थी, जो हमारे जीवन था सामान्य लोगों की, जो हम सामान्य जीवन जी रहे थे, उनको तो सीवियरली अफेक्ट किया ही, उन्हें डैमेज तो किया ही, बहुत अधिक डैमेज किया। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सीवियरली क्रैश कर दिया, चाहे वो पर्सन विद डेफनेस हो
या पर्सन विजुअली डिसेबल्ड हो या अदर सेंसरी डिसेबिलिटीज या फिजिकल डिसेबल्ड, ऑल दोज पर्सन विद डिसेबिलिटीज इस पैंडेमिक में सीवियरली अफेक्ट हुए। और इस में हम और हमारी सरकार या हम लोग उनको कैसे, सोसाइटी कैसे मदद कर सकती है, हम लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा किया। आज मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं कार्यक्रम के अगले चरण में मैं अपने जो हमारा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स का स्टेप है, मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी कृपया आए और आज की वेबिनार से जुड़े हुए हमारे रिसोर्स पर्संस, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे डायरेक्टर्स, रेजिडेंट्स का, और हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे जुड़े थे जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, कुछ लोग नहीं ले पा रहा हूँ। अशोक द्विवेदी सर, आपको सुरेंद्र, कई लोग ऐसे थे जिनको इस एक्सेसिबिलिटी में बहुत अच्छा वो है। अशोक द्विवेदी सर बीच बीच में बहुत सारा चैट बॉक्स में मैसेज भी कर रहे थे कि उन्होंने इसमें काम किया। सर आप मेरे साथ रहे, तो प्लीज मनीष सर आए और फॉर्म वोट ऑफ थैंक्स बोले। मनीष जी। जी धन्यवाद सर। आज की इस विशेष संगोष्ठी पर मैं मनीष कुमार आप सभी प्रबुद्ध जनों को, जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु अपने निदेशक महोदय, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मैडम और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम श्रेय आदरणीय सर को, जो कि NIEPVD देहरादून के निदेशक हैं। सर के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हम लोग ये वेबिनार कराने में सफल हो रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय हरीश सोनी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ISLRTC न्यू दिल्ली, सर के द्वारा बहुत अच्छे और सरल शब्दों में बताया गया कि कैसे इस वैश्विक महामारी के दौरान दिव्यांगजनों को सूचना और संचार सुलभता प्रदान की, हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, संचार माध्यमों का उपयोग कर कैसे सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय राजेंद्र नेगी सर, IT एंड AT एडुकेटर NIEPVD देहरादून, सर के द्वारा बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दिव्यांगजन कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में सर ने बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाया। निश्चित ही आज के जितने भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी के लिए अनुकरणीय है। साथ ही नए टेक्नोलॉजी की भी जानकारी दी, जो दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दिव्यांगजनों के टेक्नोलॉजी में से आने वाली समस्याओं तथा उसके सॉल्यूशन अच्छे से बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शेफाली मैम और निशांत सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने CRC सिक्किम के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिस आयुष मैडम का। आपके मार्गदर्शन के बिना ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना मुश्किल होता है। आपके सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर CRC सिक्किम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय कौशलेंद्र सर एवं CRC सिक्किम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग एवं कड़ी मेहनत के कारण ही आज का कार्यक्रम सुचारू ढंग से संचालित हो सका। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के समस्त जुड़े प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपना समय दिए, जिनके बिना ये प्रोग्राम सफल होना बहुत ही मुश्किल था। आप लोगों का साथ ही इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रेम और इसी विश्वास से जुड़े रहें, जिससे हम लोग CRC सिक्किम की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाते रहें और हम सभी का मनोबल इसी से बढ़ता है। आपकी सहयोग से, आपकी सहभागिता से, इसी आशा के साथ कि आप अगले कार्यक्रमों में भी इसी तरह से जुड़ेंगे। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं।
और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम आज के जो कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन है हरीश सोनी सर और राजेंद्र नेगी सर, आप दोनों लोगों से अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही मैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर को, जो भी चार्ज में हरीश सर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपको ये अवसर दिया कि वो हमारे यहाँ हमारे इस वेबिनार में आप सम्मिलित हो सकें। और राजेंद्र नेगी सर ने अनुमति दी। राजेंद्र नेगी सर, आपको सर हमारे डायरेक्टर सर ने अनुमति दी, हमारा आपने अनुरोध स्वीकार किया। डायरेक्टर सर को भी धन्यवाद, पूरे पीवीडी परिवार को भी धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। तो आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सादर आभार। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू सर।